नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अगस्त का करंट अफेयर पहले सप्ताह का पढ़ेंगे। वैसे एक ही वीडियो में पहले सप्ताह का करंट अफेयर हो जाता है, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम जो 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच लगभग 11 दिन चले हैं, उनके बारे में इसमें ज़्यादा स्पेशल रहेगा। इसलिए ये वीडियो 2 भागों में आएगा। पहले भाग में कुछ करंट अफेयर और पूरा कॉमनवेल्थ गेम में किसने गोल्ड जीता, कब पहली बार भारत ने भाग लिया, या जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। पहला डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय पुरस्कार। सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय पुरस्कार, ये एक तेलुगु कवि थे, तेलुगु भाषा के। इन्हीं के नाम पर ये दिया जाता है पुरस्कार, जिन्होंने किसी भी भाषा में भाषा में तेलुगु हो, उड़िया हो, हिंदी हो, किसी में अच्छा काम किया हो, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा दिया गया। किनके द्वारा दिया गया? वेंकैया नायडू द्वारा। पूछा जाएगा किसके द्वारा दिया गया? वेंकैया नायडू। और कहाँ दिया गया? ये भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पर दिया गया। हैदराबाद में दिया गया। लेकिन उपराष्ट्रपति अभी 6 अगस्त को चुनाव हुए थे, उसमें वर्तमान अभी उन्होंने शपथ नहीं ली है। 10 तारीख को 10 या 11 को शपथ होगी। जगदीप धनखड़, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, पश्चिम बंगाल के राष्ट्रपति थे। सबसे पहले बात, किसे दिया गया ये पुरस्कार? डॉक्टर प्रतिभा रे को। किसे दिया गया? प्रतिभा रे को। डॉक्टर प्रतिभा रे को इसी साल मतलब 2022 का पद्म भूषण, क्या दिया गया? पद्म भूषण। 2022 का पद्म भूषण दिया है इनको। इन्होंने कई पुरस्कार जीते। ये थी डॉक्टर प्रतिभा राय, ये उड़िया भाषा की लेखिका हैं। तो इन्होंने अपनी भाषा में कई अच्छा काम किया, इसलिए इन्होंने सबसे पहले इन्हें 2007 में 2007 में पद्मश्री से नवाजा गया, पद्मश्री से। 2011 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। तो दोस्तों देखते हैं दोबारा। देखो, बहुत अच्छे फैक्ट मिले से। सबसे पहले डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, ये जो जिनके नाम पे ये पुरस्कार साहित्य पुरस्कार, ये तेलुगु भाषा के कवि थे। किनके द्वारा दिया गया? ये वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। कहाँ दिया गया? किस शहर में? हैदराबाद शहर में दिया गया। किसको मिला ये? किनको दिया गया? डॉक्टर प्रतिभा रे को। और डॉक्टर प्रतिभा रे को 2022 का पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला। इनको 2007 में पद्मश्री से भी नवाजा गया। ये उड़िया भाषा की लेखिका हैं। और 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले। कितने फैक्ट बन गए? कई फैक्ट बन गए एक क्वेश्चन से। सभी नोट करके चलना दोस्तों। चलते हैं आगे। अच्छा, ये कुछ पॉइंट लिखे हैं दयाराम सिन्हा। देखो, दयाराम सिन्हा के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? दयाराम सिन्हा को अभी वर्तमान में साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला। किस भाषा में मिला इनको? पूछा जाता है। इनको पुरस्कार मिला है हिंदी भाषा का। किस भाषा का? हिंदी भाषा का। किसके लिए? सम्राट अशोक के लिए। सम्राट
अशोक के लिए। किसके लिए मिला? सम्राट अशोक। दयाराम सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, हिंदी भाषा के लिए मिला, सम्राट अशोक के लिए। ये कई भाषाओं में दिया जाता है। इंग्लिश में, जो तो आपके लिए ज़रूरी है, हिंदी इंग्लिश। इंग्लिश में मिला है नमिता गोखले को। किसे मिला है? नमिता गोखले को। हिंदी भाषा में दयाराम सिन्हा को मिला। किसके लिए मिला? सम्राट अशोक के लिए। अब आपसे पूछा जाए इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा के लिए किसे मिला? अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है नमिता गोखले को। अब इसमें दूसरा पॉइंट लिखा है, दूसरा पॉइंट लिखा है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल रहा है नीलमणि फूफन। कैसे मिला है? नीलमणि फूफन को। 27वां मिला है, 27वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? दामोदर, नोट कर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दामोदर मौजो को। किसे मिला है? दामोदर मौजो को। मतलब आपको डॉक्टर सी नारायण राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार डॉक्टर पृथ्वी को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा दिया गया। इस समय वर्तमान जगदीप धनखड़ अभी 11 तारीख को उनका शपथ समारोह, शपथ लेंगे वो हैं, और वो 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। कौन से उपराष्ट्रपति होंगे? 14वें उपराष्ट्रपति होंगे हैं। दयाराम सिन्हा हिंदी में साहित्य पुरस्कार मिला इनको, इंग्लिश में नमिता गोखले को मिला। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूफन को मिला। 27वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को मिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी पॉइंट आप लोगों को लिख रहा हूँ उन्हें सबको नोट करते चलना। आप अपने लिखे नोट्स को अगर रिवीजन करेंगे तो बहुत जल्दी रिवीजन आएगा और समझ में भी आएगा। आप ऐसे हर बार नई किताब देखेंगे, हर बार नया वीडियो देखेंगे तो नहीं बन पाएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को किसके साथ विलय की मंजूरी दी? अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। किसके साथ दी गई? BSNL के साथ। BSNL भारतीय संचार निगम लिमिटेड, भारतीय संचार निगम लिमिटेड। ये सितंबर 2000 में निगमित हुई थी। मतलब इसका अगर पूछा था 1 अक्टूबर से ये काम कर रही है। BSNL पूरे भारत में सिर्फ 2 शहर छोड़ के अपनी सेवाएं दे रही हैं। वो शहर कौन से हैं? वो शहर हैं दिल्ली और मुंबई। ये 2 शहर छोड़ के पूरे भारत में सेवाएं दे रही हैं BSNL। किसके साथ? BBNL मतलब भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। ये एक साथ मर्ज करने का उद्देश्य है, इनका एक प्लान है 2024 तक कि हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर को पहुंचाना। उसके लिए ये बहुत सहायक होगा। दूसरा इसके जरिए एक प्रसार भारती, नाम सुना होगा आपने, प्रसार भारती 1997 एक्ट के तहत इसकी उत्पत्ति हुई। 97। सबसे पहली बात, ये इनकी उत्पत्ति किस 2 के साथ? 2 चीज़ें मिलाई गई थी। कौन कौन सी? एयर इंडिया रेडियो और आकाश। किसे मिलाया गया था? आकाश भारती को। देखो प्रसार भारती को 1997 एक्ट के तहत अस्तित्व में आई। इसे एयर इंडिया रेडियो AIR, आकाश भारती को मिलाकर इसका मौजूदा स्वरूप में आई थी। सबसे पहले इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष का नाम मृणाल पांडे। क्या नाम है अध्यक्ष का? मृणाल पांडे। इस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो इसके तहत एक आर्थिक पैकेज दिया है, वो पैकेज कितने का है दोस्तों? ये दोनों मिला के साथ BSNL को आर्थिक पैकेज भी दिया है 1.64 ट्रिलियन
ट्रिलियन का आर्थिक पैकेज है। ये ज़्यादातर PCS या UPSC या अच्छे एग्जामों में ये डाटा पूछा जा सकता है, इसलिए नोट करके चलना दोस्तों। सबसे पहली बात ये क्वेश्चन है क्या हुआ, देखो BSNL भारतीय संचार निगम लिमिटेड सितंबर 2000 एक्ट अधिनियमित थे, लेकिन 1 अक्टूबर 2000 से उसने काम करना शुरू किया। ये दिल्ली मुंबई छोड़कर पूरे देश में सेवाएं दे रही है अपनी। प्रसार भारती 1997 एक्ट है, ये दो कंपनियों से मिलकर बनी, एयर इंडिया रेडियो और आकाश भारती के साथ इसके अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं मृणाल पांडे। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में जारी राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में किस राज्य में विधानसभा की बैठकें सबसे अधिक चली। अभी हाल ही में एक दोस्तों रिपोर्ट जारी हुई है, उस रिपोर्ट के तहत हम देखते हैं। चलो सबसे पहली बात, हमारे भारत देश में कोई भी विधानसभा या संसद इसके लिए है ही नहीं कि उसके बैठकें हों, उसमें बात हो, वो तो आपसी वाद विवाद का रूप ले लिया है वर्तमान में। चलिए फिर भी जो रिपोर्ट है हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें पूछा गया है कानूनी वार्षिक समीक्षा 2021 सबसे लंबी किस राज्य में विधानसभा बैठकें सबसे अधिक चली। सबसे अधिक बैठकें चली दोस्तों, देखो सबसे अधिक बैठकें केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में। कितनी बैठकें देखना, उम्मीद करना एक वर्ष के दौरान कितनी हुई? 61। इसलिए अभी हाल में कई विधानसभाओं ने एक अपनी सूची बनाई है कि हम कम से कम इतने दिन, यूपी ने भी कुछ बनाई है कि हम साल में इतनी बैठकें कम से कम करेंगे। चलो वो हम लोगों को मतलब की चीज़ नहीं है, जितना पॉइंट जरूरी है। देखो सबसे पहले केरल, अगर आपसे पूछ दिया जाए केरल के बाद कौन देश है, कौन राज्य है? उड़ीसा राज्य, जो सबसे बाद में। अब बताइए इसकी 61 हैं तो इसके और कम होगी, उससे मतलब नहीं, पहले की याद रखो केरल की 61 बैठकें, उसके दूसरे नंबर पे उड़ीसा राज्य है। अगर आपसे पूछ दिया जाए दोस्तों कि सबसे अधिक अध्यादेश कौन सा राज्य सरकार लाई, सबसे ज़्यादा अध्यादेश, तो दोस्तों अगर अध्यादेश की बात आए उसमें भी 144 अध्यादेश लाए। कौन से राज्य सरकार? केरल राज्य सरकार। इसमें भी केरल आ गया। कौन से राज्य सरकार? केरल राज्य सरकार। सबसे पहले सबसे ज़्यादा विधेयक या अध्यादेश किस चीज़ पे आए? पूछे थे कौन सा ऐसा विषय है जिस पे अध्यादेश या विधेयक आए, तो शिक्षा पे सबसे ज़्यादा। किस पे? शिक्षा पे कम से कम 21% जो विधेयक आए वो शिक्षा से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे? शिक्षा से रिलेटेड थे। तो हमें इस रिपोर्ट में इतना ही महत्वपूर्ण है हमारे आपके लिए। तो देखो दोबारा देख लीजिए हम लोग। सबसे अधिक बैठकें केरल के बाद उड़ीसा। अगर सबसे ज़्यादा अध्यादेश की बात की जाए तो भी केरल है। अगर सबसे अच्छा विषय पूछ किया जाए किस विषय पर सबसे ज़्यादा विधेयक या सबसे ज़्यादा बैठक हुई, तो शिक्षा पर वो भी 21%। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। 1 से 13 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के बीच अल नजा 4th संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों कौन सा ये अभ्यास जो बताए जा रहे हैं बहुत वेरी इम्पोर्टेंट हैं। इस क्वेश्चन को पहले 1 मिनट सोचिए आप लोग। 1 से 13 अगस्त के बीच कौन सा? अल नजा 4th। देखो अल नजा 4th भारत और ओमान के बीच। किसके बीच? भारत और ओमान के बीच। भारत और ओमान के बीच ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है बीकानेर राजस्थान। कहाँ पे हुआ? बीकानेर राजस्थान। अगर ओमान की राजधानी पूछ लिया जाए तो क्या हुई ओमान की राजधानी? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके। अच्छा, ये जो बीकानेर है, बीकानेर में एक महाजन फील्ड
स्थान पे हुआ। कहाँ में? बीकानेर के महाजन फील्ड में, जो राजस्थान में पड़ता है, हुआ। देखो 1 से 13 अगस्त के बीच में हुआ, अभी चल रहा होगा वर्तमान में। कहाँ पे हुआ? बीकानेर राजस्थान में। और किस 2 देशों में? भारत और ओमान के बीच। देखिए इसके रिलेटेड और कई फैक्ट हैं। देखो एक तो खंजर जो है, खंजर अभ्यास है जो, देखो एक तो भारत है, एक इसमें भारत है। अब किसके साथ हुआ है ये बताना है हम लोगों को। तो खंजर किसके साथ होता है? भारत और भारत प्लस किर्गिस्तान के साथ। किसके साथ? भारत और किर्गिस्तान के साथ। देखो खंजर। ये दूसरा दस्तलेख किसके साथ हुआ? दस्तलेख भारत प्लस उज्बेकिस्तान। किसके साथ? भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होता है। किसके? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई भी अगर इनको मिस करेगा, ज़्यादातर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है नोट करके चलना। ऐसा नहीं कि हवाई होगी, नहीं, हमने तो पढ़ लिया है, सर ने बता दिया, हमने एक बार सुन लिया, आ जाएगा। इतना अगर इजी होता तो सब लोग जॉब पा लेते सरकारी। धर्म गार्जियन देखो भारत तो अपने साथ रहेगा, इससे ज़्यादा आ जाएगा जापान के साथ धर्म गार्जियन करते होते हैं। माजिंद दोस्तों, माजिंद की जगह काजिंद कर लीजिए, टाइपिस्ट ने गलत कर दिया। क्या है? काजिंद किसके साथ होता है? एक तो भारत रहेगा, दूसरा रहेगा कजाकिस्तान। क्या रहेगा? कजाकिस्तान। लामतिया किसके साथ? सेशेल्स के साथ। अभी 2022 में हुआ है ये, भारत प्लस सेशेल्स के साथ। इसके बाद ये सिलिनेक्स किसके साथ हुआ है? ये सिलिनेक्स बताइए दोस्तों किसके साथ हुआ है? सिलिनेक्स श्रीलंका के साथ। किसके साथ? श्रीलंका के साथ। किसके साथ हुआ है दोस्तों? श्रीलंका के साथ दोस्तों हुआ है। एक बचा आखिरी सिम्बैक्स, ये होता है सिंगापुर के साथ। किसके साथ होता है दोस्तों? सिंगापुर के साथ। अगर आप देखो श्रीलंका के साथ एक मित्र शक्ति भी होता है। कौन सा होता है? मित्र शक्ति भी होता है। क्या होता है? होते सबके साथ, हर देश के साथ एक दो होते हैं। जैसे अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास होता है, अभी चल भी रहा है। जब खंजर किर्गिस्तान के साथ, दस्तलेख उज्बेकिस्तान के साथ, धर्म गार्जियन जापान के साथ, काजिंद, ये दोस्तों करेक्शन कर लेना, काजिंद कजाकिस्तान के साथ, और लामतिया सेशेल्स के साथ, सिलिनेक्स श्रीलंका के साथ, और एक मित्र शक्ति भी होता है, और सिम्बैक्स है, एक्स इस जगह, ये होता है सिंगापुर के साथ। दोस्तों ये तो अल नजा फोर्थ किसके साथ हुआ? ओमान के साथ। 1 से 13 अगस्त के तक चल रहा है, अभी 13 तक चलेगा। कहाँ हुआ? महाजन फील्ड बीकानेर राजस्थान में हो रहा है। उसके बाद ये खंजर किर्गिस्तान के साथ, दस्तलेख उज्बेकिस्तान के साथ, धर्म गार्जियन जापान के साथ, काजिंद कजाकिस्तान के साथ, लामतिया ब्राज़ील के साथ, सिलिनेक्स श्रीलंका के साथ, और सिम्बैक्स सिंगापुर के साथ। दोस्तों रिवीजन करते चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई? महतारी, अब आप इतना तो अंदाज़ा लगाइए किस उद्देश्य से बनाई गई होगी, आपको पढ़ते ही जाए, क्योंकि इसमें लिखा है शब्द मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा। महतारी क्या मतलब? माता बोल देते हैं महतारी हम लोग गाँव भाषा में। महतारी मतलब ये जो रथ यात्रा है, ये महिलाओं की दशा सुधारने के लिए, महिलाओं की दशा, शिक्षित, सुरक्षा और स्वरोजगार के लिए, किसके लिए? स्वरोजगार के लिए चलाई जा रही। किसके लिए चलाई जा रही है? महिलाओं की दशा जो इस समय कंडीशन कितनी खराब, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षित करने के लिए, सुरक्षित रहें वो, और
स्वरोजगार, कैसे अपने पैरों पे अपने खड़े हों, किसी के भरोसे ना रहें। ये जो मुख्यमंत्री मेधावी रथ योजना है, ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई। किस सरकार द्वारा? छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? भूपेश बघेल। इसी रिलेटेड देखो टॉपिक पॉइंट देखो, एक है मुख्यमंत्री सारथी योजना का उद्देश्य, एक यूपी में अभ्युदय योजना चलाएगी। अभ्युदय योजना का क्या मतलब है? निःशुल्क शिक्षा देना। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है किसी भी क्षेत्र के लिए, उसके लिए प्रेरित करना, उसको तैयार करना, एक निःशुल्क कोचिंग चले। उसी के मद्देनज़र ये भी योजना है निःशुल्क कोचिंग के लिए। किसके लिए? निःशुल्क कोचिंग। किस राज्य सरकार द्वारा? झारखंड। किसके द्वारा? झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? हेमंत सोरेन एक संथाली आदिवासी समाज से आते हैं। इसलिए बताया क्योंकि अभी संथाली आदिवासी समाज चर्चित में क्यों रहा है? क्योंकि वर्तमान में जो राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भी संथाली आदिवासी समाज से आती हैं, इसलिए चर्चित रहा संथाली आदिवासी समाज। द्रौपदी मुर्मू के बारे में आप लोग बताइए कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे लोग, ठीक। हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में बताया हमने क्यों है। सबसे द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक और, वो झारखंड राज्य की पहली महिला आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। और द्रौपदी मुर्मू पूरे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली प्रतिभा पाटिल, दूसरी महिला, लेकिन दूसरी महिला आदिवासी, और पहला आदिवासी राष्ट्रपति बोला जाए फिर भी ये उड़ीसा राज्य के हैं। चलो जब भी मौका मिलेगा राष्ट्रपति बारे में अलग से बताएंगे। अभी चलते हैं स्कूल चलो अभियान। अभी हाल ही में यूपी सरकार ने, महंत योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने कहाँ से शुरू की? श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान। इसका उद्देश्य सभी के लिए स्कूल, मतलब 100% है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने? छत्तीसगढ़। अधिगम योजना नहीं, ई अधिगम योजना है। क्या? ई अधिगम योजना है। ये ई योजना हरियाणा सरकार द्वारा। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मनोहर लाल खक्कर, ठीक। ये लाडली लक्ष्मी योजना, आप लोग बता सकते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों को याद नहीं रहता, रिवीजन नहीं करते ना, इसलिए। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान, ठीक। क्लियर हुआ? हमने क्या पढ़ा? हमने देखो पढ़ा मुख्यमंत्री मेधावी न्याय रथ योजना के बारे में, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसके रिलेटेड पढ़ा कि मुख्यमंत्री सारथी योजना, झारखंड सरकार द्वारा निःशुल्क स्कूल चले अभियान, मतलब साक्षरता दर 100% करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा श्रावस्ती जिले से चलाई गई। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने, ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार ने, और लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। किस वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया? देखो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस दौरान का? 2021 और 22 का। 2021-22 का देखो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब FDI
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अपने देखो, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लॉन्ग टर्म के लिए होता है, निवेश किया जाता है इसलिए अच्छा होता है हैं। एफडीआई सबसे किसने किया सबसे ज़्यादा? सिंगापुर सबसे ज़्यादा। लेकिन अगर टॉप 3 पहुँच लिया जाए फिर क्या आप करेंगे? तो सिंगापुर के बाद या अमेरिका, किसने किया? अमेरिका के बाद मॉरिशस। आपके लिए 3 ही सही है, आगे है लेकिन कोई मतलब नहीं उसका। सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस सबसे ज़्यादा। सिंगापुर से सबसे ज़्यादा है किस राज्य में आया? ये तो पूछ सकता है। अभी हमने इसका जवाब तो सिंगापुर हो गया, आगे पूछ दिया जाए किस राज्य में सबसे ज़्यादा आया दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा आया है कर्नाटक राज्य में। कहाँ आया? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य अगर आपसे पूछ दिया जाए, कर्नाटक राज्य में किस क्षेत्र में आया? कर्नाटक राज्य में तो आया, लेकिन कर्नाटक राज्य के किस क्षेत्र में आया? तो कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर क्षेत्र में, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर क्षेत्र में आया। दोस्तों किस क्षेत्र में आया? सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस, कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा आया और कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर क्षेत्र में आया। इतने पॉइंट आपके लिए परफेक्ट हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। FATF का दोस्तों मतलब होता है फाइनेंशियल, ए का मतलब होता है एक्शन, टी का मतलब होता है टास्क, एफ का मतलब फोर्स। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए नोट करते चलना। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 1989 में। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है टी राजा कुमार। इसका पॉइंट इसलिए हमने दोस्तों लिया है कि टी राजा कुमार नाम तो भारतीय लगता है, क्या लगता है? भारतीय, लेकिन ये भारतीय नहीं है। कहीं पूछ दिया जाए ये टी राजा कुमार सिंगापुर के रहने वाले, कहाँ के? सिंगापुर के निवासी है। तो इसमें FATF का अगर आपको फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में, इसके आधारशिला कब रखी है? 1989। इसके अध्यक्ष वर्तमान में टी राजा कुमार और कहाँ के रहने वाले? सिंगापुर के। दूसरा इसमें पॉइंट लिखा हुआ है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो और ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन। ये दोनों जो उद्घाटन हुए हैं बेंगलोर, कहाँ हुए दोनों के उद्घाटन? बेंगलुरु कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। दोस्तों क्या बताया गया? FATF का फुल फॉर्म, स्थापना, अध्यक्ष, मुख्यालय और ये दो पॉइंट ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो और ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन बेंगलोर कर्नाटक। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल। यहाँ का दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है संजय अरोड़ा को। किसे नियुक्त किया गया? संजय अरोड़ा को किस स्थान पर, किनके स्थान पर नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना। किसके स्थान पर? राकेश अस्थाना।
पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है, दिल्ली का पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा किसके स्थान पर नियुक्त किए गए, तो राकेश अस्थाना। ये संजय अरोड़ा वर्तमान में मतलब पुलिस आयुक्त नियुक्त होने से पहले आईटीबीपी के महानिदेशक थे। क्या थे? आईटीबीपी के महानिदेशक थे। दिल्ली का पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा नियुक्त होने से पहले आईटीबीपी के महानिदेशक थे। इन्होंने किसका स्थान लिया? राकेश अस्थाना का। चलते हैं इसी में थोड़े पॉइंट्स देख लीजिए। देखो, राजीव कुमार वर्तमान पूछे जाते हैं, नियुक्तियां बहुत ज़रूरी हैं किसी भी पेपर में। एक नियुक्तियां, एक क्वेश्चन, एक नंबर का इम्पोर्टेंट है, इसलिए देख के चलना दोस्तों। राजीव कुमार वर्तमान में चुनाव आयुक्त है। क्या है? चुनाव आयुक्त। नंदकिशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। वित्त आयोग के अध्यक्ष। राजीव कुमार चुनाव आयुक्त वर्तमान में, नंदकिशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। के वेणुगोपालन, बताइए दोस्तों, के वेणुगोपालन क्या थे? के महान न्यायवादी क्या थे? महान न्यायवादी दोस्तों। गिरीश चंद्र मुर्मू कैग हैं वर्तमान में भारत सरकार के। जस्टिस अरुण कुमार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। क्या है? मानवाधिकार आयोग के। सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। क्या है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर। अच्छा, नीति आयोग कब बनाया गया? नीति आयोग नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग कब बनाया गया? जब सरकार स्वतंत्र हुआ, पहली सरकार का गठन हुआ, जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया। तो कितने पॉइंट देखे हमने? संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस आयुक्त, राजीव कुमार चुनाव आयुक्त, नंदकिशोर सिंह 15वें वित्त आयोग, के वेणुगोपालन महान न्यायवादी, गिरीश चंद्र मुर्मू कैग, जस्टिस अरुण कुमार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष, परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के सीईओ। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाल ही में किस राज्य में निर्यात व्यवसाय को गति देने एवं बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई? देखो, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर व्यापार अच्छे से हो, सुरक्षित हो, कैसे सुविधाएं दी जाएं, उसके उद्देश्य से झारखंड में झारखंड सरकार ने आधारशिला। किसने? झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी झारखंड में योजना बताई थी पिछली बार। कौन सी योजना बताई थी वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी एक बताइए, पिछले क्वेश्चन में बताई थी। क्या बताई थी? झारखंड में एक योजना, वो भी थोड़ा हेल्प देते हैं। निःशुल्क कोचिंग, किसकी? निःशुल्क कोचिंग के लिए चलाई गई थी। उसका कमेंट बॉक्स में उसका नाम शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट पर, इसी से रिलेटेड देखेंगे अभी सरहुल फेस्टिवल। देखो, सरहुल फेस्टिवल भी झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? बोकारो एक स्टील प्लांट है। क्या है? स्टील प्लांट है। बोकारो क्या है? एक स्टील प्लांट है। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे है? झारखंड
कहाँ पे है? झारखंड। कब इसकी आधारशिला रखी गई थी? थर्ड पंचवर्षीय योजना में। कब रखी गई थी? थर्ड पंचवर्षीय योजना में। थर्ड पंचवर्षीय। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है किस पंचवर्षीय में इसकी आधारशिला रखी गई, या कहाँ पे है, या बोकारो है क्या, स्टील प्लांट है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके सहयोग से इसकी आधारशिला, मतलब जब देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के पश्चात किसी न किसी का सहयोग लेके कुछ प्लांट है, जैसे कई प्लांट हैं, दुर्गा और भी कई हैं, इसलिए ये बोकारो किसके सहयोग से? उस समय का यूएसएसआर, एसएसआर माने ऐसा समझिए शायद एक वर्तमान का रूस, क्या उस समय का यूएसएसआर और वर्तमान का रूस के सहयोग से क्या सरोल फेस्टिवल झारखंड सरकार द्वारा झारखंड राज्य में मनाया जाता है। बोकारो स्टील प्लांट है, कहाँ पे स्थित है? झारखंड में। कब इसका आधारशिला रखी गई? थर्ड पंचवर्षीय योजना में और रूस के सहयोग से। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में 2 MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर, देखिए दोस्तों 2 मल्टीपर्पज MH-60 पूछा जाएगा। MH-60 क्या है? आपको ऑप्शन के होंगे MH, तो उसका आंसर होगा क्या? आंसर होगा मल्टी पर्पज हेलीकॉप्टर। क्या होगा? मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर। ये MH-60 इसका सबसे बेहतरीन उपयोग का है। देखो कोई ना कोई हेलीकॉप्टर किसी न किसी विशेष मौसम में होता है, लेकिन इसका एक विशेषता क्या है? ये सभी मौसम में काम करता है। क्या काम है? सभी मौसम में काम करता है। सभी मौसम में, कोई भी मौसम हो, बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, सभी मौसम में ये काम करेगा। ये भारत अमेरिका से ले रहा है। कहाँ से ले रहा है? अमेरिका से। और 2025 तक 25 हेलीकॉप्टर, 25 MH हेलीकॉप्टर भारत में ले लिए जाएंगे। कितने? 25। कहाँ से ले लिए जा रहे? अमेरिका से। कैसा है? सभी मौसम में काम करता है। और ये क्या है? MH-60 मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर। ठीक, इसके रिलेटेड देखिए वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसके ऊपर खेल से जरूर बनता है। ये किस लिए पॉइंट यहाँ क्यों लिया गया है? क्योंकि वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में जो शीर्ष पे रहा था खेलों में, वो रहा था अमेरिका। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में शीर्ष पे रहा था अमेरिका। और भारत का क्या स्थान था? भारत का 9वां स्थान था। नहीं सॉरी दोस्तों, इस भारत का स्थान के बारे में नहीं, थोड़ा डाटा में क्लियर नहीं है इसमें, लेकिन एक बात क्लियर, एकमात्र भारतीय जिसने पदक जीता था, वो भी सिल्वर पदक जीता था। एकमात्र भारत ने क्या जीता था? सिल्वर पदक। किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था। क्या जीता था? गोल्ड पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एकमात्र सिल्वर पदक नीरज चोपड़ा द्वारा जीता गया। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता। और इन्हीं के नाम पे एक 7 अगस्त को, कब? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी, क्या भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को भाला फेंक। तो क्या होता है? वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में शीर्ष में अमेरिका रहा। भारत ने एकमात्र पदक जीता। वो कौन सा पदक जीता? सिल्वर पदक जीता नीरज चोपड़ा द्वारा। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था। और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके कारण मनाया? इन्हीं के भाला। इसी दिन इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था।
ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चल, जिस क्वेश्चन का हम लोगों ने चार्ट का, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे कोई भी पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, इसलिए बड़ा ध्यान से नोट करके चलना दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम देखो, कॉमनवेल्थ गेम, देखो कॉमनवेल्थ गेम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। देखो कॉमनवेल्थ गेम तो एक तो क्या कहते हैं हिंदी में, राष्ट्रमंडल खेल 2022। क्या राष्ट्रमंडल, देखो राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल का मतलब होता है जो भी ब्रिटिश शासन के अधीन रहे हों या उनके गुलाम रहे हों, राष्ट्रमंडल खेल का मतलब ये होता है ज़्यादातर। लेकिन अब वैसे तो राष्ट्रमंडल के अंदर 54 देश आते हैं, लेकिन इसमें 72 देश हैं, तो कुछ लोगों ने अपने हिसाब से बाद में भी राष्ट्रमंडल में शामिल हो गए हैं देश। देखो राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब हुए, नोट करना, 1930 में। कब हुए पहली बार? 1930 में। पूछा जाए कहाँ हुए? हैमिल्टन कहाँ पे? कनाडा में। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार 1930 में, हैमिल्टन कनाडा में। तो पहली बार हुए। तो 2022 का जो अभी हो रहा है, कौन सा संस्करण पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हुए कौन सा संस्करण है, कौन नंबर का? तो 22वां संस्करण है, 22वां। देखो याद 2022 से 22वां, आपको भूलोगे नहीं, रिलेट कर लेना, ठीक। सबसे प्रमुख बात दोस्तों, कहाँ पे हो रहा है ये? बर्मिंघम कहाँ है? ब्रिटेन, बर्मिंघम ब्रिटेन। अब आगे ब्रिटेन में ये कितनी बार हो चुका है? 3 बार। कितनी बार हो चुका है? ये तीसरी बार था। पहली बार 1930 में, दूसरी बार 2002 में। कहाँ हुआ था? मैनचेस्टर। कहाँ हुआ था? मैनचेस्टर। और तीसरी बार बर्मिंघम में 2022 में। कब हुआ? देखो ब्रिटेन में 3 बार हो चुका। 1930 में शुरुआत हुई थी, 2002 में मैनचेस्टर में, 2022 में बर्मिंघम में हुआ था। 3 बार। अगर अब इसी से रिलेटेड पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा बार कहाँ पे राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुआ सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा बार आयोजन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया। कितनी बार हुआ? 5 बार। कितनी बार हुआ? 5 बार। देखो 2 बार अभी हम बता दे रहे हैं, ज़्यादा ये नहीं पूछा जाना कब हुआ, लेकिन 2 बार लेटेस्ट है इसलिए पूछा है। 2018 में, नोट कर लेना दोस्तों, 2018 में गोल्ड कास्ट में ऑस्ट्रेलिया 2000 ये हो चुका है। ये पिछला होगा 2022 से पहले। अब जो होने वाला है, देखो अभी तक 5 बार हो चुका, अब जो होगा वो 6वीं बार होगा। अब देखो 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ, 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में। कहाँ पे? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में होगा। आपसे पूछा जाए 2026 में
राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे होंगे? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, अभी यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था, एक क्वेश्चन, इसलिए बड़ा ध्यान से। ठीक, देखो सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल का इतिहास बहुत देखो दोस्तों, राष्ट्रमंडल देखो 1930 से लेकर 50 तक, यानी कॉमनवेल्थ गेम्स अभी नाम है, लेकिन जब शुरू हुआ था कब किसी और नाम से हुआ था। किस नाम से हुआ था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से। 1930 से लेकर 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से ये खेल खेला गया। उसके बाद 1954 से लेकर 66 तक, 1954 से लेकर 1966 तक इस गेम का नाम ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 1954 से 66 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया जाए। अब आ जाइए 1970 से लेके 74 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से रहा। क्या? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से रहा। किस नाम से रहा? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से रहा। ठीक, अब उसके बाद 1978 से लेकर अभी तक किस नाम से है? कॉमनवेल्थ गेम 2000 नहीं, सिर्फ इतना, कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल के नाम से, तो ब्रिटिश शब्द अलग हट गया। ये इसका इतिहास रहा। सबसे पहली बात है भारत का रोल क्या रहा कॉमनवेल्थ गेम में। नहीं, एक दो चीज़ें और देख लीजिए आप लोग। दो चीज़ें क्या देखेंगे हम लोग? सबसे पहली बात, दो चीज़ें कि 1942, और आपसे पूछा जाए 1946 कि जब से शुरुआत हुई, कब से शुरुआत हुई? 1930 से। उसके बाद से कितनी बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन नहीं हुआ? तो 2 बार नहीं हुआ, एक 1942, एक 1946, क्योंकि इस दौरान विश्व युद्ध चल रहा था। कौन सा विश्व युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 से नहीं हो पाया, उसके बाद कुछ कारण रहे 1946 में भी नहीं हो पाया। अब आ जाए कॉमनवेल्थ गेम में भारत की स्थिति क्या रही। देखो सबसे पहले भारत ने, देखो वैसे तो ये 22वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 22वां संस्करण है। लेकिन भारत का कौन सा, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य पूछा जाए कि भारत ने कितनी बार भाग लिया या भारत के रूप में कौन सा संस्करण है, तो हम लोग आंसर लगाएंगे 18वां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर पूछ लिया जाए, वैसे तो टोटल 22वां है, लेकिन भारत के लिहाज से देखा जाए 18वां है। कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन में, भारत के लिहाज से पूछा जाए 18वां, ऑल ओवर पूछा जाए तो 22वां। अब क्यों 18वां है? क्योंकि भारत ने सबसे पहली बार 1934 में भाग लिया था। कब लिया था? 1934 में। देखो भारत ने कब कब भाग नहीं लिया, अगर पूछ लिया जाए 1930 में भाग नहीं लिया, 1952 में भाग नहीं लिया, 1962 में भाग नहीं लिया और 1986 में भाग नहीं लिया। कब नहीं लिया? 4 बार भाग नहीं लिया। कब कब नहीं लिया? 1930, 1952, 1962 और 1986। 1934 बार पहली बार भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेना शुरू किया। भारत की तरफ से पहला पदक राशिद अनवर ने जीता। राशिद अनवर ने जीता। किसने जीता? राशिद अनवर ने किस क्षेत्र में जीता? कुश्ती, रेसलिंग में जीता। कुश्ती के 74 वर्ग केजी में जीता। क्या जीता था? रजत पदक जीता था।
क्या जीता था? रजत पदक जीता था। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की तरफ से पहला पदक, तो पहला पदक राशिद अनवर ने कुश्ती रेसलिंग 74 वर्ग किलोग्राम में क्या जीता? रजत पदक जीता। अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक, क्या? पहला स्वर्ण पदक, पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? पहला स्वर्ण पदक मिल्खा सिंह। किसने जीता? मिल्खा सिंह ने। पहला स्वर्ण पदक मिल्खा सिंह ने जीता। कब जीता? 1958 में। कब जीता? 1958 में। इसी के बाद इसी 1958 राष्ट्रमंडल खेल में एक और पदक आया, लेकिन वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं। सिर्फ पहला पदक, और पहला पदक ये रजत पदक राशिद अनवर, और पहला स्वर्ण पदक मिल्खा सिंह ने 1958 में। अब आप लोग कमेंट करके बताना मिल्खा सिंह का खेल क्या था, क्या खेलते थे, और उनकी डेथ कब हुई? मिल्खा सिंह, ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक, चलते हैं इसी पे। अभी तो शुरुआत हुई है इसकी, एक एक नोट्स बनाते चलना दोस्तों। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो नुकसान आपको है। एक जगह इतनी जानकारी कहीं नहीं मिलेगी, आपको 10 जगह से पढ़ना पड़ेगा। देखो अब आगे कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की स्थिति देखो। सबसे पहले 2022 28 जुलाई से 8 अगस्त तक हुए। कब? 28 जुलाई से 8 अगस्त, 11 दिन आयोजन हुआ। कहाँ पे हुए? वो तो बर्मिंघम ब्रिटिश में हुए। इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर पेरीदाबोल। इसका आदर्श वाक्य क्या था? पूछा जाता है। शुभंकर क्या है? आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स फॉर एवरीवन। क्या है? एवरीवन। आदर्श वाक्य गेम्स फॉर एवरीवन। देखो इस खेल में 20 खेल थे। कितने थे? 20 खेल। इवेंट कितने हुए? 280 इवेंट्स हुए। क्या हुए? अगर आपसे पूछा जाए इस खेल में कितने खेल हुए? 20 खेल। कितने इवेंट्स हुए? 280 इवेंट्स हुए। भारत की तरफ से देखो अधिकारी प्लस खिलाड़ी लगभग 322 थे, लगभग 322, लेकिन सिर्फ खिलाड़ी 215 फिक्स थे। लेकिन इनमें से 2 लोगों ने भाग नहीं लिया। एक नीरज चोपड़ा चोट की वजह से बाहर हो गए। किसकी वजह से? चोट की वजह से नहीं खेले। दूसरा ऐश्वर्या भी नहीं खेले। क्यों नहीं? ये डोपिंग में पकड़ी गई। किसमें? डोपिंग खेल में पकड़ी गई। बहुत इंपॉर्टेंट। तो कितने लोगों ने भाग लिया? 213 खिलाड़ियों। अब 213 खिलाड़ियों आपको पूछा जाए कितने पुरुष के और कितनी महिलाएं थे। देखो 107 पुरुषों ने भाग लिया और 106 महिलाओं ने भाग लिया। 106 लगभग बराबरी का रेशियो रहा। सिर्फ एक कम है महिलाएं। ठीक, चलते नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक कौन था? देखो पहली बात तो नीरज चोपड़ा थे, लेकिन नीरज चोपड़ा चोट की वजह हट गए। उसके बाद से मनप्रीत सिंह। क्या नाम? मनप्रीत सिंह। ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? हॉकी के कप्तान थे। हॉकी टीम ने 2022 में ये राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक जीता? सिल्वर पदक। कौन सा पदक जीता? सिल्वर पदक। और इन्होंने
टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था लगभग 40 वर्ष बाद टोक्यो ओलंपिक में। राष्ट्रमंडल खेलों में क्या जीता? सिल्वर पदक। और टोक्यो ओलंपिक में 40 वर्ष बाद उन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक, जो जुलाई और अगस्त 2021 में थे। वो भी कोविड के चक्कर थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 वाले, लेकिन कोविड चक्कर में एक साल लेट हुए थे। एक और थी ध्वजावाहक, पीवी सिंधु। क्या? पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन की। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता? स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बहुत अच्छी खिलाड़ी, लगातार ज़्यादातर जीत दर्ज करती, इसलिए इनके ऊपर क्वेश्चन बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। उद्घाटन समारोह आपको बता दिया। ध्वजावाहक मनप्रीत सिंह, हॉकी खिलाड़ी पीवी सिंधु। समापन समारोह में भी समापन समारोह में भी दो थे। एक थे निकहत जरीन, ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? बॉक्सिंग की। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ये भी ध्वजावाहक थे। समापन समारोह एक शरत कमल, इन्होंने भी गोल्ड जीता। देखो, अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला खिलाड़ी, तो उसका नाम आएगा शरत कमल। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन बनेगा इन्होंने कितने स्वर्ण जीते। तीसरा क्वेश्चन बनेगा ध्वजावाहक कौन थे, तब इनका नाम आएगा। 4 से लेकर 5 क्वेश्चन के ऊपर बन सकते हैं। एक क्या बन सकता है कि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, कितने जीते? स्वर्ण पदक 3 स्वर्ण पदक, 1 कांस्य पदक, टोटल 4 पदक इन्होंने जीतने वाले पहले भारतीय, सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले ये भारतीय। ये किस खेल के थे? टेबल टेनिस। क्या थे? टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे। इन्होंने कितने? 3 स्वर्ण पदक, 3 स्वर्ण प्लस 1 कांस्य ब्रॉन्ज पदक जीते। उद्घाटन समारोह में निखत जरीन स्वर्ण ध्वजावाहक है। इन्होंने स्वर्ण जीता। किस क्षेत्र में जीता? बॉक्सिंग में जीता। उसके बाद शरत कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी, इन्होंने 3 स्वर्ण 1 कांस्य, टोटल 4 पदक जीते। ये भी समापन समारोह में ध्वजावाहक थे। सबसे पहले एक क्वेश्चन बन जाएगा, आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो भारत की तरफ से जो राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया, बताइए नाम आप लोग। अच्छा, हम नाम लिखे दे रहे, आप इनका। अनाहत सिंह कितने वर्ष के थे और कौन सा खेल खेलते, ये आप लोग बता दीजिए। देखो, ये 14 वर्ष के खिलाड़ी थे, 14 वर्षीय खिलाड़ी थे। ये स्क्वैश जिसमें सौरभ घोषाल ने रजत पदक जीता, उस खेल का स्क्वैश। अनाहत सिंह। और एक सवाल पूछा जाए, सबसे उम्र दराज खिलाड़ी सुनील बहादुर किस खेल के खिलाड़ी थे? ये लॉन बॉल्स के खिलाड़ी थे। कितने वर्षीय? 45 वर्षीय खिलाड़ी थे। ठीक। क्या सबसे कम उम्र? अनाहत सिंह स्क्वैश 14 वर्षीय। उम्र दराज सबसे ज़्यादा सुनील बहादुर 45 वर्षीय लॉन बॉल्स के खिलाड़ी थे। अगर अब आपसे पूछ दिया जाए कि भारत की तरफ से सबसे पहला पदक, देखो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपके पास पूछा जाए भारत की तरफ से सबसे पहला पदक, भारत की तरफ से
सबसे पहला पदक, पहला पदक, इसमें 2 पदक पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। देखो सबसे पहला पदक संकेत सरगर ने जीता। कौन सा पदक जीता? सिल्वर पदक जीता। किस खेल में जीता? उन्होंने जीता वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में, भारोत्तोलन में उन्होंने जीता। अगर आपसे पूछा जाए भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक जीता मीराबाई चानू ने। किसने जीता? मीराबाई चानू ने। इनसे पूछा जाता है स्वर्ण पदक की पूछे जाएंगे, कभी रजत या कांस्य का भार वर्ग नहीं पूछा जाए, किस वर्ग में? ये 49 वर्ग किलोग्राम में खेले थे। इन्होंने स्वर्ण जीता। कितना वजन उठाया है इन्होंने? एक क्वेश्चन बन सकता है। 201 केजी का वजन इन्होंने उठाया। ये कहाँ के रहने वाली हैं? मणिपुर के। देखो 2 क्वेश्चन। सबसे पहला पदक संकेत सरकर ने सिल्वर पदक, किसमें? भारोत्तोलन में। पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने 49 वर्ग केजी में स्वर्ण पदक जीता। कितना भार उठाया? 201 केजी में। ये कहाँ के? मणिपुर के रहने वाली हैं दोस्तों। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें हो गए। अब आगे कितने क्या क्या स्वर्ण पदक जीता। ठीक दोस्तों, चलते हैं। क्या क्वेश्चन था दोस्तों? जितने भी पॉइंट आप लोगों को बताए गए हैं क्लियर कर लें, नोट बना लेना। इससे ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अच्छा हाँ, एक पॉइंट छूट गया है। एक पॉइंट क्या छूटा है दोस्तों? देखो वो छूटा है कि पहली बार महिला क्रिकेट को भी शामिल किया जाए। महिला क्रिकेट T20 खेल को शामिल किया गया है पहली बार। तो पहली बार भारत ने क्या जीता? सिल्वर पदक जीता ऑस्ट्रेलिया से हारकर। इस खेल में ऑस्ट्रेलिया ने स्वर्ण पदक जीता। किसने स्वर्ण पदक? जो भारत की तरफ से महिला T20 टीम थी उसकी कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। कप्तान का नाम क्या था? हरमनप्रीत कौर। और उप कप्तान का नाम था स्मृति मंधाना। क्या था नाम? स्मृति मंधाना। देखो हर बार भारत का जो इस बार खेल में खेल रहा है, अच्छा खेल रहा, क्योंकि जो मुख्य खेल भारत था निशानेबाजी और तीरंदाजी, दोनों खेल इस बार राष्ट्रमंडल खेल से अलग हटा दिए गए। तो सोचा जा रहा था कि भारत का जो इसमें कॉमनवेल्थ गेम में खेल होगा वो कम होगा, अब की बार पदक कम आएंगे, लेकिन फिर भी वेट लिफ्टिंग में या रेसलिंग में अच्छा जीता। अगर आपसे पूछा जाए, देखो 2 खेल इस बार शामिल नहीं थे। 2 खेल कौन कौन? निशानेबाजी और तीरंदाजी। भारत की तरफ से 15 खेलों में भाग लिया गया। कितने खेलों में? 15। भारत की तरफ से 15 खेल में भाग लिया गया। ठीक, अब आगे क्या है इसमें? 30 जुलाई 2020 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? किसमें? इसका आंसर होगा 49 केजी वर्ग में। कितना वजन उठाया इन्होंने? 201 केजी। देखो सबसे ज़्यादा पदक भारत ने रेसलिंग में जीते, मतलब कुश्ती में जीते 12 पदक। उसके बाद वेट लिफ्टिंग में जीते। किस में जीते? वेट लिफ्टिंग में जीते। कितने बता? 10 पदक।
इसमें लगभग 6 स्वर्ण हैं, इसमें 3 स्वर्ण हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों। देखो ये पूरी टैली है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शीर्ष 3 नाम था, तो ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा। ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा 67 स्वर्ण पदक के साथ, टोटल पदक 178 जीते। बस इतनी ही आपको देखना है, कितने ऑस्ट्रेलिया ने स्वर्ण जितने जीते 67, टोटल कितने जीते 178। दूसरे नंबर पे इंग्लैंड रहा दूसरे नंबर पे 57 स्वर्ण के साथ 176 टोटल पदक जीते। कितने? 57 स्वर्ण पदक जीत के 176 टोटल पदक जीते। थर्ड नंबर पे कौन रहा? कनाडा कितने स्वर्ण जीते? 26 स्वर्ण जीते और टोटल इन्होंने पदक जीते 92। और फोर्थ स्थान पे भारत का स्थान इस बार फोर्थ स्थान पे रहा। किसमें? भारत ने 22 स्वर्ण पदक जीते। कितने? 22 स्वर्ण पदक जीते प्लस 16 रजत पदक जीते प्लस 23 कांस्य पदक जीते। 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत, 23 कांस्य, साथ टोटल 61 पदक जीते। भारत का सर्वश्रेष्ठ 5वां सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ऐसा नहीं कि अब पहली बार इतने पदक जीते, इससे पहले भारत में एक बार आयोजन हुआ है। कब आयोजन हुआ? 2010 में। आप लोगों ने सुरेश कलमाड़ी का नाम बहुत अच्छे सुना होगा। भारत में 2010 में आयोजन हुआ राष्ट्रमंडल खेलों का। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। तब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत का रहा था। कितना रहा था? 101 पदक। इससे पहले जब गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, कब हुआ था? 2018 में। तब भी भारत ने 66 पदक जीते थे। इसलिए आपका प्रदर्शन होना तो है तो अच्छा, लेकिन इसमें निशानेबाजी और तीरंदाजी अलग है। भारत के सबसे ज़्यादा पदक निशानेबाजी और तीरंदाजी में आते थे। इस हिसाब से बहुत अच्छा प्रदर्शन है अब की बार का भारत में। तो टॉप 4 आप याद रखना, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं। स्वर्ण याद रखना, स्वर्ण के बाद टोटल याद रखना और उसकी रैंक याद रखना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अभी इसी के देखो, भारत 1934 से भाग ले रहा है। इसमें क्या है? 2022। तो कितने साल से भाग ले रहा? 88 साल से। कितने साल से? 88 साल से। 88 साल के भारत के इतिहास ने अब तक 180 स्वर्ण पदक जीते। कितने जीते? 180 स्वर्ण पदक, 173 रजत पदक और 149 कांस्य जीते, मतलब ब्रॉन्ज जीते। टोटल भारत के कितने जीते? 503 पदक। टोटल 503 पदक जीते। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, नोट करके चलना। तो भारत ने कब और किस कॉमनवेल्थ सबसे ज़्यादा मेडल जीते? अभी हमने बताया। देखो 2010 में दिल्ली में हुआ था, उसके सुरेश कलमाड़ी का नाम बहुत अच्छे थे। उस समय 38 गोल्ड भारत ने जीते थे। टोटल 101 मेडल। किस नंबर पर रहा था भारत? सेकंड नंबर पे। भारत अब तक सर्वश्रेष्ठ रैंक क्या रही है? सेकंड रैंक। कब रही? जब भारत के घर में हुआ, नई दिल्ली में हुआ। तो 2022 में, इसमें गलत है, 2022 नहीं होगा, ये 2002 होगा। 2002 में मैनचेस्टर में हुआ था। भारत ने 30 गोल्ड जीते, टोटल 69 गोल्ड के साथ चौथे नंबर पर रहा था। 2018 में गोल्ड कोस्ट में 26 गोल्ड के साथ टोटल 66 गोल्ड जीते थे और तीसरे नंबर पर रहा था भारत। 2014 में ग्लासगो में हुए थे, 15 गोल्ड के साथ 64 गोल्ड जीते थे, 5वें नंबर पर रहा था। और 2022 में बर्मिंघम में 22 गोल्ड के साथ टोटल 61 मेडल जीते और 4th नंबर पर रहा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो अब
कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता 200 गोल्ड। देखो 200 गोल्ड जीते, 181 पहले हो गए थे, 83, 22 और जोड़ लो। भारत इस साल को 22 गोल्ड मिले। एक और कीर्तिमान स्थापित किया। दरअसल भारत ने वर्ल्ड गेम में 200 इतिहास जीतने वाले चौथा देश बन गए। कौन सा देश? चौथा देश जो 200 मेडल स्वर्ण पदक जीते हैं। इससे पहले भी कौन है? ऑस्ट्रेलिया कितने पदक हैं? 981। उसके बाद इंग्लैंड, आप सिर्फ क्रम याद कर लिए, इंग्लैंड के बाद कनाडा और कनाडा के बाद भारत का स्थान आता है। ठीक, आप इसके सब याद रखो, लगभग 981 है टोटल। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा पदक जीते अब तक पूरे इतिहास में, स्वर्ण पदक, फिर इंग्लैंड ने, कनाडा ने, फिर भारत ने 200 पार कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो अब आगे हम लोग किन्हें मिले हैं, थोड़ी हल्की समरी करते हुए निकल चलेंगे, क्योंकि आपको स्वर्ण पदक अच्छे से देख लेने हैं। स्वर्ण पदक 22 हैं, 22 में से 5-6 नाम और ज़्यादा अच्छे से, जैसे रवि दहिया, PV सिंधु, मीराबाई चानू, भावना पटेल, एक सुधीर करके हैं। ये 4-5-6 अच्छे से देख लेना। उसके अलावा आपको स्वर्ण पदक अच्छे से देखना। उसके अलावा सिर्फ रजत पदक खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, रजत मिला या कांस्य मिला, इतनी देखना है, देखते हुए चलना है। ठीक, चलते। देखो पहला मेडल संकेत महादेव सागर को इन्हें सिल्वर पदक मिला। किस खेल मिला? वेट लिफ्टर का भारत की तरफ से पहला पदक है। इनका और कुछ नहीं देखना है। दूसरा पदक मिला गुरुराज पुजारी को। क्या नाम है इनका? गुरुराज पुजारी को। इनको कांस्य पदक मिला, कांस्य पदक, और किस खेल में मिला? वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में मिला। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा मेडल। देखो तीसरा मेडल, और देखो भारत की तरफ से तीसरा मेडल और गोल्ड मेडल पहला। मीराबाई चानू को हम आपको बता चुके हैं, वेट लिफ्टिंग में 49 kg कैटेगरी में इन्होंने, और 201 kg वजन उठाकर इन्होंने वजन उठाया। चौथा विंध्या रानी देवी को सिल्वर मेडल मिला। उन्हें भी वेट लिफ्टिंग में मिला। किस खेल खिलाड़ी है? वेट लिफ्टिंग की। 5वां मेडल भी स्वर्ण आया। ये दूसरा सेकेंड गोल्ड मेडल इन्हें मिला। टोटल 5वां जेरेमी लाल रेनुंगा को किन्हें मिला? ये भी वेट लिफ्टिंग के भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं। और उन्होंने किस कैटेगरी में? इनकी कैटेगरी थी 67 वर्ग kg। टोटल वजन इन्होंने कितना उठाया दोस्तों? इनका टोटल वजन था 301 kg। कितना वजन? 301 kg। देखो जेरेमी लाल रेनुंगा ने गोल्ड मेडल जीता, भारत तरफ से दूसरा। इनकी कैटेगरी 67, टोटल वजन इन्होंने 301 kg उठाया, और भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग के खेल के खिलाड़ी हैं ये। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। छठवां मेडल भी गोल्ड मेडल आया। अंचिता सिहली, तीसरा गोल्ड मेडल भारत की तरफ से इनको मिला। ये भी भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी थे। इन्होंने भी टोटल 73 वर्ग kg कैटेगरी के खिलाड़ी थे। इन्होंने टोटल वजन उठाया 313 kg। 313 kg वजन उठाने वाले अपने ही श्रेणी के इन्होंने इतिहास रच दिया। डाटा भी तीसरा गोल्ड मेडल डाला। 7वां मेडल सुशीला देवी को सिल्वर मेडल मिला। किस खेल के खिलाड़ी हैं? ये हैं जूडो के। किसकी हैं? ये जूडो के खिलाड़ी हैं। 8वां मेडल विजय कुमार यादव को ब्रांज मेडल मिला। ये भी किस खेल के? जूडो के। आप नोट करके चलना, विजय कुमार यादव ब्रांज मेडल जूडो खेल में दिलाया। 9वां मेडल हरजिंदर कौर, इन्होंने भी कांस्य हासिल किया। बस एक देख देना, ये किस खेल के खिलाड़ी? ये भी वेट लिफ्टिंग
वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी। चलते हैं नेक्स्ट, 10वां मेडल, महिला लॉन बॉल्स टीम ने गोल्ड जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पहली बार इस खेल में भारतीय टीम को गोल्ड जीता। किसे हरा कर जीता? सबसे पहला सवाल, साउथ कोरिया को। साउथ कोरिया को किसे हराया इन्होंने? साउथ कोरिया थे। इस टीम में चार खिलाड़ी थे। क्या नाम था? पहला लवली चौबे, पिंकी, नयन मोनी सैकिया और रूपा रानी। इन्होंने मिलके इस बार 17-10 से हराए। साउथ अफ्रीका किस 17-10 के अंतर से हराया। पहली बार महिला लॉन बॉल्स में भारत ने गोल्ड जीता। 11वां मेडल, पुरुष टेबल टेनिस में भी गोल्ड आया। किसमें? पुरुष टेबल टेनिस टीम में भी। इसमें भारत ने किसे हराया? भारत ने पूछा जाएगा सिंगापुर को। बस इतनी इसमें देखना है। भारत ने 11वां मेडल पुरुष टेबल टेनिस टीम में जीता, गोल्ड जीता। किसको हराकर जीता? सिंगापुर में। देखो, पुरुष टेबल टेनिस में भी शरद कमल थे और इन्होंने, ये तो मिक्स था, इन्होंने सिंगल में भी जीता स्वर्ण पदक। ठीक, उसके बाद 12वां मेडल विकास ठाकुर को सिल्वर प्राप्त हुआ वेट लिफ्टिंग में। चलते हैं नेक्स्ट, देखो 13वां मेडल मिक्स्ड बैडमिंटन टीम ने सिल्वर पदक क्या जीता? सिल्वर। 14वां मेडल लवप्रीत सिंह को ब्रांज मिला। 15वां मेडल सौरभ घोषाल को ब्रांज मिला। ये स्क्वैश के खिलाड़ी हैं सौरभ घोषाल। 16वां मेडल तुलका मान सिंह को भी सिल्वर मिला। ये किस खेल की? तुलका मान सिंह जूडो। किसकी? जूडो खेल के खिलाड़ी हैं। 17वां मेडल गुरदीप सिंह को देखो ब्रांज मिला। गुरदीप सिंह को, किसको मिला? गुरदीप सिंह को मिला ब्रांज। ये वे वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु, देखो पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल बैडमिंटन में। लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल बैडमिंटन, वेरी इंपॉर्टेंट। सात्विक चिराग गोल्ड मेडल बैडमिंटन ने जीता। और सबसे आखिरी अचट शरद कमल ने गोल्ड मेडल टेबल टेनिस में जीता। देखो पीवी सिंधु का पूरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक गेम्स में, ओवेर कप में, एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में 2014 में ब्रांज जीता। 2018 में सिल्वर जीता और 2018 में भी इन्होंने गोल्ड भी जीता था। इसलिए बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ फैक्ट है जैसे सिल्वर, ब्रॉन्ज, इसके अभी आखिरी में हमने आपको सिर्फ दिखा दिए हैं। थोड़ा टाइम हो रहा तो, और इसकी बेटी भी थोड़ी कमज़ोर थी इसलिए ज़्यादा नहीं बताया। 10 या 15 मिनट का एक और वीडियो आपको इसी पे दे देंगे, किस खेल के कौन सा खिलाड़ी है, अच्छे से बता देंगे तो आपका कंप्लीट है। लेकिन इतना बता दिया है आपको, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगली वीडियो आएगी अगस्त सप्ताह के पहले सप्ताह के दूसरी वीडियो करंट अफेयर रिवीजन के, उसमें भी जो भी बचे क्वेश्चन होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।